बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के बच्चों के लिए आज की ये क्लास मैं समर्पित कर रहा हूं हिंदी के पहले चैप्टर पे। सो हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बीके सिंह और आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के लिए बने इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉलिंग टॉपर्स पे। यहां बातें केवल एग्जाम से रिलेटेड होती हैं और यहां बीता हुआ आपका हर एक सेकेंड, हर एक मिनट आपको आपके परीक्षा से कनेक्ट करता है, उन चीजों से कनेक्ट करता है जिनसे आपके अंक, आपके मार्क्स बेहतर आ सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ एक शानदार सा वर्तमान या यूं कहें तो समाज की हकीकत को बयां करने वाला चैप्टर है। यहां हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, ऑलरेडी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देंगे। हम उन तमाम चीजों पे गौर करने की कोशिश करेंगे जिनसे एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, धीरज और धैर्य के साथ आज इस पूरे लेसन को प्यार से समझना। आज अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया तो इस चैप्टर की छुट्टी कर देंगे आप, और यहां से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो 110% आपको निराशा नहीं मिलेगी। 100% आप सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही सॉल्व करके आओगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो इस चैप्टर के लेखक हैं, जिन्हें हमारा और आपका समाज मानव मुक्ति के पुरोधा के रूप में जानता है। इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। इन्हें संविधान निर्माता या संविधान का जनक कहा जाता है। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इनके माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। 3 लोगों का इनके जीवन पर, इनके व्यक्तित्व पर, इनके आदर्शों पर और इनका जो किरदार बना, उस किरदार को बनाने में 3 लोगों का विशेष योगदान रहा जो इनके चिंतन के प्रेरक व्यक्ति रहे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनका अहम योगदान रहा है भीमराव अंबेडकर के कैरेक्टर को बनाने में। इन तीनों से इन्होंने सीखा बहुत कुछ है। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने मध्य प्रदेश में ही लिया और उसके बाद बड़ौदा नरेश राजा, उनके प्रोत्साहन पर ये उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका और फिर लंदन गए, इंग्लैंड गए। उन्होंने 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो अब आप समझेंगे इनके शिक्षा के बारे में जो प्रश्न आएंगे आपसे कि किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क और लंदन गए। उत्तर होगा बड़ौदा नरेश। यानी इनकी शिक्षा जो विदेशी शिक्षा थी वो 2 जगहों से हुई, एक न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है और दूसरा लंदन जो कि इंग्लैंड में है। इस चीज को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, वो किताबें जो इन्होंने लिखी, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किया ललई सिंह यादव ने और वही आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये अंश है भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जिसका हिंदी अनुवाद किया था, नाम याद रखिएगा, ललई सिंह यादव ने। इसका हिंदी अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने।
किसका हिंदी अनुवाद किया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जो कि एक भाषण था। इनका निधन 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, यानी जन्म हुआ था इनका 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी इनकी 1956 ईस्वी में। इन चीजों को ब्रेन में रखना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक लाइन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह हम सब के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेटेड लाइन है, हमें इनसे सीखना चाहिए। इन चीजों को आपने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा नोट्स बना सकते हैं, या यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो इसका पीडीएफ इस क्लास के खत्म होने के बाद ही आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। यदि आप हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ेंगे जहां इस क्लास से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ्स समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। जातिवाद के पक्ष में लेखक ने यानी भीमराव अंबेडकर ने कुछ तर्क दिया है, इन्हें कुछ आपत्तियां भी लगी हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि जाति प्रथा मानव की स्वतंत्रता को, समानता को और भारतीत्व को, जाति प्रथा मानव की स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व के विरुद्ध है तथा समाज में असमानता अन्याय को अस्थायी बना देती है। तो जाति प्रथा समाज में नहीं होना चाहिए, जातिगत भावनाएं हमारे विचारों में नहीं आनी चाहिए। इसकी बात उन्होंने बहुत ही कठोरता के साथ रखी है कि ये जाति प्रथा ही है जो समाज में असमानता पैदा करती है, भाईचारे पर सबसे बड़ा खतरा है। तो जाति प्रथा को समाप्त करने की कोशिश या इसके विरुद्ध में काम करने की कोशिश उन्होंने की थी। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा ने मानव जाति को बांटा है, यह स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये इनके अपने विचार थे और ये बात सही भी है कहीं ना कहीं कि जाति प्रथा ही है जिससे समाज में ऊंच नीच की भावना आती है। जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क दिया गया? तो आधुनिक युग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि जाति का होना अच्छी बात है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, जरा इस तर्क को समझिए। वो ये कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। ये हम भी मानते हैं, ये आप सब मानते हैं कि कार्य में कुशलता के लिए, स्किल्ड होने के लिए आपका माहिर होना जरूरी है। एक दर्जी अगर उसे लोग पूछेंगे, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। अगर उसे ग्रोथ करना है तो अच्छे कपड़ा सीने का हुनर उसमें होना चाहिए। तो श्रम विभाजन आवश्यक है। अब दर्जी पढ़ा नहीं सकता, एक व्यक्ति सोचे कि वो अच्छा कपड़ा भी सी ले, अच्छा से इलाज भी कर ले, अच्छा से राजमिस्त्री का काम करके घर भी बना ले, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा सिंगर और एक अच्छा क्रिकेटर भी हो जाए, तो क्या यह संभव है? नहीं है। हमने श्रम को विभाजित किया है, यानी दर्जी का काम है कि वो कपड़े सीता है और उसके आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, जैसे उसके बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर का काम है कि वो बच्चों को पढ़ाता है और उसके कपड़े दर्जी सिएगा। राजगीर मिस्त्री के बच्चे पढ़ने आते हैं तो टीचर के पास आएगा और राजगीर मिस्त्री टीचर का भी घर बनाएगा, दर्जी का भी घर बनाएगा। तो जिसको जो काम सौंपा गया है वो उस काम को अगर कर रहा है, उसी में इन्वॉल्व्ड है, तो वो बेहतर कर सकता है। श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन मिस्टेक ये है कि जब राजगीर मिस्त्री के बच्चे में ये भावना डाली जाए कि तुम्हारा बाप राजगीर मिस्त्री था, अब तुम्हें भी राजगीर मिस्त्री ही होना है, ये गलत है। धोबी के लड़के को धोबी ही बनना है, उसे कपड़े ही धोना है, तो ये गलत है। पेशा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। रुचिपूर्ण तरीके से व्यक्ति यदि काम करता है तो उस काम में उसकी जो कार्य कुशलता है, वर्क एफिशिएंसी है, वो बढ़ती है और इससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। आप सोचिए, आपको वो काम करने के लिए कहा जाए जिस काम को करने की इच्छा आपकी नहीं होती,
अगर आपकी इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप उस काम में निपुण नहीं होंगे। और यदि आप उस काम में निपुण नहीं है तो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो कमाई है, पारिश्रमिक आपका बहुत कम आएगा। और बहुत कम पारिश्रमिक पर, मैं अर्थशास्त्र की ओर लेके जा रहा हूं आपको, बहुत कम पारिश्रमिक पर आप निवेश कम करेंगे। निवेश कम करेंगे तो आपकी आय कम होगी, और यदि आपकी आय कम होगी तो बचत कम होगी। और इस तरीके से आपकी गरीबी बार बार आपके गरीबी को जन्म देती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक युग में कुछ लोग हैं जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, और उनका तर्क यह है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि हम लोग इस बात को नहीं मानते, भीमराव अंबेडकर इस बात को नहीं मानते, और आज तो समाज भी इस बात को नहीं मानता। कोई जरूरी नहीं है कि ऑटो चलाने वाले का लड़का ऑटो ही चलाए। आप देखते हैं आए दिन न्यूज़ आते हैं कि रिक्शा चलाने वाले की बच्ची ने यूपीएससी पार किया, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। गरीबी में पल रहे बच्चे ही सितारे हैं आज के समय में। आप जैसे विद्यार्थी जिनके पिताजी या जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये लोग ही कमाल करते हैं। लेखक की मुख्य आपत्तियां क्या हैं? अब यहां पर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन कर देती है जाति प्रथा। जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती, यह श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, जो कि गलत है। ये ऊंच नीच का भेद लाती है समाज में। श्रमिकों को एक दूसरे के मुकाबले ऊंचे और नीचे दर्जे में बांटती है जाति प्रथा, जो विश्व के किसी अन्य समाज में नहीं पाया जाता। हर काम महान होता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। समाज को निरंतर गतिशीलता देने के लिए हर वर्ग का काम करना आवश्यक है। इसलिए चाहे वो शौचालय की सफाई करने वाला व्यक्ति हो या पीएम की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति, सब अपना काम कर रहे हैं और सबका काम आदरणीय है, पूजनीय है। आप संकल्प लीजिए कि कभी किसी व्यक्ति को उसके काम से जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है और उसके काम में कहीं ना कहीं देशभक्ति है, उसके काम में समाज है, समाज की गतिशीलता है, हम और आप हैं। रुचि की अनदेखी। जाति प्रथा जो है वो, जिसका जो विभाजन है वो मनुष्य की रुचि, उसकी इच्छा या व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित नहीं होती। यानी कि धोबी के बेटे से अगर ये पूछा जाए कि क्या तुम्हारी रुचि है, क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम कपड़ा धोना चाहते हो, अगर वो हाँ कहता है और फिर उस काम में यदि वो लगा हुआ है, तब तो ये उसकी इच्छा है और शायद वो कल को बेहतर कर ले। जैसे बाटा भी जूते बनाता है, तो मोचीगिरी तो वो भी कर रहा है, पर वो अपनी इच्छा से उस काम को बड़े पैमाने पे कर रहा है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। पर किसी जूता बनाने वाले मामूली मोची के बच्चे को जबरदस्ती मोचीगिरी ही कराई जाए तो ये गलत है, क्योंकि यदि उसकी रुचि नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो उस काम में वो अपनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता नहीं दिखा पाएगा और फिर वो अपनी आर्थिक स्थिति को बदल भी नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर थी। मैंने कोशिश की आपको अपने अनुभवों के आधार पर इसे समझाने की। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को मानव प्रगति और समाज की एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा बताया है। वो कहते हैं कि समाज में अगर एकता नहीं है, समाज में जो मानव है यदि उसमें प्रगति नहीं है, तो उसका एक कारण जाति प्रथा ही है। क्यों? क्योंकि गर्भधारण के समय में ही पेशा का निर्धारण हो जाता है। बच्चा मां की गर्भ में ही पल रहा है। अब ये मां अगर ब्राह्मण परिवार से आती है तो ब्राह्मण के द्वारा किए जाने वाले कार्य ही जीवन में करेगा, उसी समय डिसाइड कर दिया गया। अगर ये किसी शूद्र के यहां पैदा होता है तो उस बच्चे से ये नहीं पूछा गया, उसकी इच्छा नहीं जानी गई कि भविष्य में वो क्या करना चाहता है। लेकिन समाज का निर्माण ऐसा हुआ है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म यदि शर्मा जी के यहाँ होता है तो इसको लोहार माना जाएगा, यदि हरिजन के यहाँ होता है तो इसे हरिजन माना जाएगा, ब्राह्मण के यहाँ इसका जन्म होता है तो इसे ब्राह्मण माना जाएगा।
और उसी समय इसके पेशे का निर्धारण कर दिया जाता है, जो कि कंप्लीटली गलत है। यह व्यवस्था मनुष्य की स्वतंत्रता और योग्यता का दमन करती है। अगर इसमें योग्यता, ये शूद्र के यहां पैदा हुआ है, पर इसके अंदर यदि मैनेजमेंट की क्वालिटी है, इसके अंदर यदि एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, तो ये कल को डीएम, पीएम, सीएम भी बन सकता है। तो इसके योग्यताओं पर ध्यान न देते हुए इसे परंपरागत काम कराना बिल्कुल गलत है, और जाति प्रथा यही करती है। बेरोजगारी और भूखमरी का कारण है। यदि देश में तकनीकी बदलाव के कारण कोई उद्योग बंद हो जाए, तो हिंदू धर्म व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता, और पेशा बदलने की अनुमति नहीं देना ये सबसे बड़ा, सबसे गंदा काम है। आप सपोज कीजिए, कल को होकर के जब हथकरघे चलते थे, जब लोग सूत काट के अपना कपड़ा घर पे बनाते थे, तो कपड़े रंगीन नहीं होते थे। तो समाज में एक वर्ग होता था रंगरेज, जो कपड़े रंगता था। अब वो अपन पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आज भी उसकी पीढ़ी रंगरेज का ही काम करती, तो क्या आपको लगता है कि उनकी आजीविका चल पाती? नहीं, क्योंकि आज रंगीन कपड़े खरीदने से ही मिल जाते हैं। आज मार्केट में हर तरह के रंगीन कपड़े ऑलरेडी मिलते हैं हमें, तो हमें कपड़ों पर रंग चढ़वाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो समाज कपड़ों पर रंग चढ़ाता था, आज जब समाज के लोगों को कपड़ों पर रंग चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, उसे आय की प्राप्ति नहीं होगी, तो भूखों मर जाएगा। इसलिए अगर कोई काम बंद हो रहा है, यदि कोई उद्योग बंद हो रहा है, यदि किसी पेशे की जरूरत आज के समय में नहीं है, तो उस पेशे में बंद कर भूखे मरने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने पेशे का चुनाव करे, पेशा बदले और उस पेशे की तरफ आगे बढ़े जो पेशा उसे धन दे, जो उसकी आजीविका चलाए। हालांकि आज के समाज में यह हो रहा है। आज के समय में व्यक्ति अपने पेशे का चुनाव स्वयं करते हैं। पर जब लेखक ने इस चैप्टर को लिखा होगा, जिस दुनिया को इन्होंने देखा होगा, उस दुनिया में, उस समाज में, उस भारत में जाति प्रथा पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती थी। अरुचिपूर्ण कार्य, जब व्यक्ति को मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें उसका दिल और दिमाग न लगे, तो समाज में निष्क्रियता और दुर्भावना बढ़ती है। क्योंकि जब काम में मन नहीं लगेगा, तो उस काम में कभी निपुणता नहीं आएगी, वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा, और लोगों को हमेशा बेहतर की आवश्यकता होती है, तो समाज उसे धिक्कार देगा और फिर वो भूखे मरने लगेगा। ऐसे कार्य से व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति रुक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो समाज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। व्यक्ति अगर गरीब है तो समाज में दरिद्रता यूं ही पसरी रहेगी। लेखक एक आदर्श समाज की कल्पना करता है। भीमराव अंबेडकर ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। इनके अनुसार एक सच्चे लोकतांत्रिक और आदर्श समाज की स्थापना के लिए 3 मुख्य तथ्य अनिवार्य हैं। कौन? स्वतंत्रता। आदर्श समाज कब बनेगा? जब हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की, जीवन जीने की आजादी हो, क्योंकि आजादी के बिना विकास असंभव है। जब समानता हो, जन्म या वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, सबको समान अवसर मिले, सबको आदर सम्मान मिले। भारतीत्व हो, समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, जिसे लेखक ने लोकतंत्र का वास्तविक रूप माना है। और यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए हम अपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। आप सब जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक निबंध है, और इस निबंध को लिया गया था भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, याद रखेंगे, ये क्या है? एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म हुआ महू, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें समता हो और जिसमें भारतीत्व हो। जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भारतीत्व हो, उसी को आदर्श समाज कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से आते थे, दलित समुदाय से आते थे। दलितों के अधिकारों को, उनको सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। साथ ही साथ उन्होंने स्त्रियों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी बात रखी अपनी। तो भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों सबके अधिकार और सबको सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, द अनटचेबल्स, जिसको हिंदी में अछूत कहा जाएगा, यह लिखा था भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? पूरा भारत जानता है भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज भी भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? यह भी भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यहां बेरोजगारी सबसे अधिक है, यहां अशिक्षा सबसे अधिक है। तो अशिक्षा और बेरोजगारी ये जाति प्रथा के मुख्य कारण है। तो यहां बेरोजगारी दिया हुआ है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। कारण है कि जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो उनके पास धन नहीं होगा, धन नहीं होगा तो बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर जाति का कीड़ा बैठ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज के युग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जाति प्रथा बिल्कुल अच्छा चीज है। तो जब लेखक ये देखता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है तो उसे ये बात विडंबना के रूप में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने भाईचारे का वास्तविक रूप किसके मिश्रण की तरह बताया है? तो लेखक ने बताया था कि भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। समाज में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? जैसा कि आपने शुरू में ही पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। दिसंबर 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, लंदन गए। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध रहे,
कबीर रहे, ज्योतिबा फुले रहे, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। ये सभी उनके रचनात्मकता और चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भारतीत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भारतीत्व पर आधारित होगा, ये बात भीमराव अंबेडकर ने कही थी। इन्होंने ही एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो, भारतीत्व हो। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं होती। तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, अस्वाभाविक विभाजन है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा है। भारत में बेरोजगारी का कारण है जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, कि श्रम जब बंटा रहेगा, अलग अलग लोगों को जब अलग अलग काम दिया जाएगा तो वो अपने काम को पूरी निपुणता के साथ करेंगे, कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण के संपादित अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ये केवल श्रम का विभाजन नहीं करती बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति। आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। मिलेंगे दूसरी और एनर्जेटिक वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें और इस क्लास को अपने अदर क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें।